नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 11 को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत एक टॉपिक है निदर्शन पद्धति, सैम्पलिंग मेथड। और इसको हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि निदर्शन पद्धति होती है कौन सी है, किस कौन कौन से इसमें प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार में भी कौन कौन से प्रकार हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। और एक दो प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न इससे आने ही आने हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, इसमें सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए, सामाजिक अनुसंधान हम इसीलिए करते हैं ताकि हम क्या करें, समस्या से रिलेटेड तथ्यों को इकट्ठा कर सके, उनका विश्लेषण करें, फिर उनका सामान्यीकरण करें। ठीक है। तो उसका पूरा जो मैंने रिसर्च का चरण बताया हुआ था, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेटा कलेक्शन। ठीक है। यानी जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े जो इकट्ठे करते हैं, उसी को हमको प्रदर्शित करना होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो आंकड़े इकट्ठे करने के जो नियम होते हैं, कौन कौन से, किस तरह से आंकड़े इकट्ठे करना है, सब कुछ करना है या फिर उसको कुछ भाग को करना है। तो इसमें देखिए 2 प्रकार होते हैं, संगणना विधि और निदर्शन विधि। संगणना विधि क्या होती है देख लीजिए। तो देखिए, संगणना विधि में क्या होता है कि अनुसंधान करता जाता है किसी समग्र में, किसी क्षेत्र में, और वो प्रत्येक क्षेत्र की उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई को वो अध्ययन के रूप में लेता है। ठीक है। तो उसमें वो किसी इकाई के साथ भेदभाव नहीं कि इसको छोड़ना है, इसको लेना है, सभी को लेता है। हमारे देश में जो जनगणना होती है तो इसी विधि से होती, संगणना विधि से होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक घर में जा जाकर जो कर्मचारी है वहाँ के डिटेल्स को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी इकाइयों को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। पहले जो अध्ययन होता था वो इसी विधि से होता था। ठीक है। फिर जो बाद में बावले महोदय आए, बावले महोदय ने क्या किया, दर निदर्शन पद्धति के द्वारा उन्होंने अध्ययन पद्धति शुरू की, और तब क्या हुआ, रिसर्च बहुत आसानी से होने लगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, संगणना विधि पहले होती थी, बाद में ये जो निदर्शन पद्धति आई है बाद में आई है। बावले महोदय ने सबसे पहले दर निदर्शन पद्धति का यूज़ किया था, उन्होंने ही आविष्कार किया है इसका। फिर देखिए, निदर्शन विधि क्या है। एक तो हो गया संगणना विधि। ठीक है। दूसरा विधि जो है डेटा कलेक्शन का, आंकड़े इकट्ठा करने का, वो है निदर्शन विधि। ठीक है। निदर्शन विधि में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता समग्र में से कुछ इकाइयों को चुन लेता है। ठीक है। सबको नहीं चुनता, कुछ इकाइयों को चुन लेता है, फिर उनका गहन अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो समग्र पर लागू कर देता है। ठीक है। और जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो चावल पकते हैं, तो उसमें से थोड़े से चावल हम लेते हैं, लेने के बाद उसको हम देखते हैं कि पके हैं कि नहीं है। ठीक है। उसको चेक करते हैं। उसी तरह से आम खरीदने जाते हैं तो 1-2 आम हम उसको अच्छे से देखते हैं। सभी आम नहीं देखते कि हमको 10 केजी आम लेना है तो हम पूरे एक एक आम को उसको अच्छे से चेक करें। हम 2-3 आम चेक करते हैं, हमको अच्छे लगते हैं तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि सारे आम अच्छे हैं। ठीक है। उसी तरह से गेहूँ, चावल, आटे की बोरियां होती हैं, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर लोग देखते हैं कि किस तरह का ये चावल है, किस तरह का गेहूँ है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो अगर अच्छा होता है, जो थोड़ा सा उनके हाथ में है, तो मान लिया जाता है कि पूरी बोरी का जो चावल है वो उसी ढंग का होगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं, जो अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो 1 बूंद रक्त जो होता है वो डॉक्टर लेता है, और उसको उसी रक्त के परीक्षण के द्वारा वो बता देता है कि रोगी के शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं। यानी पूरे ब्लड का वो निष्कर्ष निकाल लेता है 1 बूंद रक्त के परीक्षण से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निदर्शन में यूज़ होती हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम निदर्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए, निदर्शन की एक परिभाषा भी देख लीजिए, चूँकि गुडे और हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, तो इनका हम देख लेते हैं। एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। ठीक है। यानी एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, एक प्रतिनिधि है वो। ठीक है। यानी हम कोई समूह है, कोई समग्र है, तो उस समग्र से हम वैसी इकाइयों को लेंगे कि जो हमारे आंकड़े इकट्ठे करने का जो तरीका, जो गहन अध्ययन है, वो दूषित ना हो जाए। ठीक है। फिर इसके हम तरीकों को देख लेते हैं कैसे होता है। निदर्शन की देखिए कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला है समग्र का प्रतिनिधित्व, यानी निदर्शन जो होता है वो समग्र का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। उसमें जो गुण होंगे, जो निदर्शन में हमने 20 इकाइयाँ चुनी हैं, उसमें जो गुण हैं वही गुण किसमें हैं, 200 इकाइयाँ जो है उसमें। ठीक है। समग्र में भी वही गुण हैं। तो प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए निदर्शन। पर्याप्त आकार होना चाहिए। निदर्शन बहुत छोटा भी नहीं हो कि 2000 की जनसंख्या है, उसमें से हमने 2-3 लोगों को ले लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आकार पर्याप्त हो ताकि प्रतिनिधित्व कर सकें। निष्पक्ष होना चाहिए निदर्शन, यानी निदर्शन का चयन करते समय हमको कोई पक्षपात नहीं करना है कि हमने इसको लेना है, उसको लेना है, ऐसा नहीं। ठीक है। हम दर निदर्शन के द्वारा
क्या करेंगे, संयोग पर छोड़ देंगे कि कौन चुना जाएगा, ये दैवीय संयोग पर निर्भर करता है। निदर्शन में देखिए समय की बचत होती है। जब हम समग्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या होता है 8 से 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम निदर्शन के आधार पर अध्ययन करने के बाद उसको समग्र पर लागू करेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 साल में 3 साल में स्टडी पूरी हो जाएगी। धन की बचत होती है। जब हम समग्र का रिसर्च करेंगे तो उसमें धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। जब थोड़े का ही अध्ययन करके उसको हम पूरे समग्र पर लागू कर देंगे तो धन की बचत होती है। श्रम की बचत होती है देखिए इसमें, क्योंकि जो श्रमिक होगा या जो अनुसंधान करता होगा वो जितना ज़्यादा लोगों का अध्ययन करेगा उसका श्रम उतना ही ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कम लोगों का ये अध्ययन किया जाता है और उसको समग्र पर लागू कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, श्रम की भी बचत होती है। गहन अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें थोड़े से लोगों का अध्ययन करना होता है तो इसमें हम गहन अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमको 5000 लोगों का अध्ययन करना है तो हम उतना गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हमको 50 लोगों का अध्ययन करना है तो हम गहन अध्ययन कर सकते हैं। फिर देखिए निदर्शन के प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहला है दैव निदर्शन, फिर है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, फिर है स्तरीकृत या वर्गीकृत निदर्शन, ठीक है। मोटे मोटे हिसाब से तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें भी प्रकार होते हैं। दैव निदर्शन और स्तरित निदर्शन, इनके प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दैव निदर्शन क्या होता है। तो दैव निदर्शन का मतलब होता है कि यह वह निदर्शन है जिसमें दैवी प्रणाली या संयोग से चुना जाना इकाइयों का तय होता है, ठीक है। यानी कौन सी इकाई चुनी जाएगी ये हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, ये दैवी संयोग पर निर्भर करता है कि कौन सी इकाई चुनी जाएगी। फिर देखिए कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं दैव निदर्शन की। इसका नाम दैव निदर्शन इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये दैवी संयोग पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला है लॉटरी विधि। तो लॉटरी विधि में देखिए आप जानते होंगे जब लॉटरी किसी की निकलती है तो उसमें किसके लॉटरी में नंबर निकलेगा ये आप नहीं जानते, ठीक है। तो ये हमेशा संयोग पर निर्भर करता है। जिसकी लॉटरी लगती है वो हमेशा कहता है कि ईश्वर ने मेरी लॉटरी लगा दी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि नाम या नंबर कागज़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखा होता है। यानी मान लीजिए 2000 लोगों की जनसंख्या है, कोई गांव है, तो उन 2000 लोगों का नाम हम किसी कागज़ में लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके एक बर्तन में रख देंगे, किसी बड़े छोटे जिस हिसाब से संख्या हो। फिर उसको खूब अच्छे से हिलाते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, हमको मान लीजिए 100 लोगों को चुनना है तो उसमें से 100 पर्चियाँ निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो मिलाने के बाद तो हमको उसमें कौन सी पर्ची किसकी पर्ची निकली है हमको पता नहीं होता। तो ये पूरी तरह से दैवीय संयोग पर निर्भर करता है कि इतने बड़े बाउल में से, इतने बड़े बर्तन में से हमारे हाथ में कौन सी पर्ची आएगी, किसके नाम की पर्ची आएगी, ठीक है। तो ये लॉटरी विधि है। देखिए कार्ड या टिकट प्रणाली, इसमें क्या होता है कि ये भी देखिए लॉटरी विधि की ही समान होता है। इसमें छोटे छोटे कार्ड होते हैं, बिल्कुल समान आकार के, समान मोटाई, समान रंग रूप के होते हैं और उन कार्ड पे इकाइयों के नाम या फिर कोई प्रतीक होता है, किसी तरह से इकाइयों का वो चिन्ह होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक बड़े से गोल से ड्रम में इसको रख कर 50 बार घुमाया जाता है, ठीक है। तो 50 बार घुमाने के बाद उसमें से एक कार्ड निकाल लिया जाता है, फिर 50 बार घुमाया जाता है, फिर एक कार्ड निकाला जाता है, फिर 50 बार घुमाया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि मान लीजिए हमको 50 लोगों को या फिर 100 लोगों को निकालना है, उसमें से 100 इकाइयों को चुनना है, तो हम 100 बार हर कार्ड के निकलने के बाद 50-50 बार उसको घुमाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें देखिए निष्पक्षता होती है और इसमें लॉटरी विधि में और इसमें यही अंतर होता है कि लॉटरी विधि में जो निकालने वाला व्यक्ति होता है, जो निकालता है बर्तन में से चिट को निकालता है, वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधा रहता है, ठीक है। लेकिन जो कार्ड या टिकट प्रणाली होती है इसमें आंखें खुली होती है, हर बार निकालने के बाद उसको तेज़ी से घुमाया जाता है 50-50 बार, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फिर देखिए अगला है नियमित अंकन प्रणाली। नियमित अंकन प्रणाली में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि हम समग्र की एक सूची बना लेते हैं। मान लीजिए ये समग्र है, इसमें से हमने सूची बना लिया, ठीक है। मान लो 2000 लोग हैं, इस तरह सूची बन गई हमारी। तो फिर हम क्या करेंगे, हर 5वें व्यक्ति को लेंगे। नियमित मतलब हर 5वें व्यक्ति, ये इसको ले लिया हमने, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, ठीक है, फिर इसको ले लिया, फिर हर 10वें को ले लिया हमने, इसको ले लिया, फिर इसको, इस तरह से, ठीक है। तो नियमित रूप से यही होता है कि हम पहले सूची बना लेते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम 7वें व्यक्ति को लेंगे या फिर 9वें व्यक्ति को लेंगे, हम या फिर 10वें व्यक्ति को लेंगे। तो हम उस सूची में से काउंट करते करते क्या करेंगे, हर 9वां व्यक्ति जो निकलेगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से नियमित अंकन प्रणाली होती है। फिर देखिए अनियमित अंकन प्रणाली क्या है। इसमें देखिए क्या होता है कि इकाइयों की सूची बनाने के बाद अनुसंधानकर्ता क्या करता है, पहले और आखिरी जो इकाई है उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बीच की इकाइयां हैं उनमें से वो किसी भी इकाई को अपनी इच्छा से क्या करता है,
वो निशान लगाते हुए चला जाता है कि बिल्कुल रैंडमली निशान लगाते हुए चला जाता है, ठीक है। तो उसमें से वो ले लेता है। अनियमित अंकन प्रणाली है ये। फिर देखिए टिप्पेट प्रणाली है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और देखिए इसमें मैं जो बारीक चीज़ें हैं वो भी सम्मिलित करती हूँ, आपको सरल भाषा में चीज़ों को बताने का प्रयास करती हूँ। जितनी चीज़ें मैंने निदर्शन के बारे में इसमें बताई हुई हैं उसको यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो निदर्शन से संबंधित प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिटेल में इसको मेंशन किया हुआ है। टिप्पेट प्रणाली जो होती है ये प्रोफेसर टिप्पेट ने इसका आविष्कार किया था। इसमें क्या होता है, इकाइयों को किसी भी क्रम में लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को पहले किसी को बाद में, पहले हमने 70 लिख दिया, फिर 90 लिख दिया, फिर मैंने 81 लिख दिया, फिर मैंने 96 लिख दिया, फिर मैंने 100 लिख दिया, फिर मैंने 2 लिख दिया, फिर मैंने 3। इस तरह से क्या करेंगे, हम उल्टा सीधा लिख के पूरे जो समग्र की जो इकाइयाँ हैं उसका हम पूरा लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, सूची बना लेंगे। फिर हम एक काम करेंगे कि मान लीजिए ये सूची बन गई, इसमें से कौन सी संख्या कहाँ है नहीं जानते हम, ठीक है। तो इसमें जितनी संख्याएं हैं तो हम कोई भी कहीं से भी 10 संख्या ले लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ से ले लेंगे, या फिर यहाँ से कहीं से भी हम 10 संख्या ले लेंगे, लगातार वहाँ से 10 इकाइयों को हम चुन लेंगे, ठीक है। इस तरह से टिप्पेट प्रणाली होती है। और ये जो प्रणाली है काफ़ी वैज्ञानिक मानी जाती है और अनुसंधान में इसका जो प्रयोग है बहुत ही ज़्यादा निष्पक्ष माना जाता है। तो टिप्पेट प्रणाली क्या है ये भी याद रखिएगा। देखिए ग्रिड प्रणाली क्या है, ग्रिड ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। ग्रिड देखिए क्या होता है कि पहले क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, एरिया यदि हमको चुनना है तो उसका हम एक मैप ले लेते हैं, ठीक है, मानचित्र लेते हैं। उसके बाद छोटी छोटी जो ग्रिड की प्लेट होती है उसमें उसको रखते हैं, ठीक है। और रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें ग्रिड पे कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमको 5वां लेना है, हमको 8वां लेना है, हमको 12वां लेना है, हमको 18वां लेना है। इस तरह से हम ले लेते हैं, ठीक, सोच लेते हैं। फिर उस प्लेट को हम जो मानचित्र है उस पर रखते हैं। रखने के बाद जो भी नंबर आता है ग्रिड के, हम पहले से सोचे रहते हैं 5वां लेना, अच्छा 5वां यहाँ पड़ा, 8वां लेना, अच्छा 8वां यहाँ पर। इस तरह से मानचित्र पे जो जो चीज़ जहाँ पड़ती है हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किसी क्षेत्र के चुनाव के, क्षेत्र में जो भी इकाइयाँ होती हैं उनको चुनने के लिए होता है। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में आ सकता है कि ग्रिड प्रणाली जो होती है वो किस चीज़ के चयन के लिए होती है, ये क्षेत्र के चयन के लिए होती है। जब हमको कोई विशाल समग्र में से कुछ क्षेत्रों को चुनना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें देखिए कोटा प्रणाली है। कोटा प्रणाली में क्या होता है कि हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमको हर वर्ग से 3 इकाइयों को चुनना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कोटा हमने पहले से डिसाइड कर लिया है, या फिर 10% हमको इकाइयों को चुनना है। इस तरह से कोटा डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे कि जब इकाइयाँ हैं, इकाइयों को वर्गों में वर्गीकृत कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक में इतनी महिलाएं हैं, महिलाओं को अलग कर दिया, पुरुषों को अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, बूढ़ों को अलग वर्ग बना लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3-3 लोगों को चुनना है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी इकाइयों को 3 लोग को चुन लेंगे, ठीक है। तो कोटा जो प्रणाली है ये पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं मानी जाती, क्योंकि मान लीजिए ये 3 समूह मैंने बना दिया, 3 समूह या फिर 10 समूह जितने भी बना सकते हैं, इसमें मैंने किसी भी इकाई को अपनी इच्छा से चुना, ठीक है। इसमें मैंने रैंडमली नहीं चुना कि दैव निदर्शन पद्धति से मैं चुन रही हूँ। तो ये जो है ये थोड़ा सा दैव निदर्शन पद्धति में पूरी तरह से नहीं आता है। इसीलिए कोटा जो प्रणाली है इसको हम क्या करते हैं, जो पूरी तरह से निष्पक्ष प्रणाली में पूछा जाता है तो हम कोटा प्रणाली का नाम नहीं लेते, क्योंकि इसमें जो अनुसंधान करता है वो अपनी इच्छा अनुसार इकाइयों को चुनता है। पहले तो वो वर्गीकृत करता है, वर्गीकृत करने के बाद अपनी इच्छा का यूज़ करता है, इसीलिए ये पूरी तरह से निष्पक्ष में नहीं मानी जाती। अब देखिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव निदर्शन पद्धति के अंतर्गत जो प्रकार थे वो खत्म हो गए। अब उद्देश्यपूर्ण निदर्शन दूसरा था, तीसरा था स्तरित निदर्शन, ठीक है। तो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में क्या होता है कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता जो है वो जानबूझकर उद्देश्य के अनुसार लेता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कैंसर पीड़ित लोगों को लेना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कैंसर के ज़्यादा मरीज है वहाँ से हमको सुविधा मिली, ठीक है। तो उद्देश्य हमारा जहाँ पूर्ण होता है। कुछ महिलाओं को लेना है तो भाई गए महिला बस्ती में भी, वहाँ पर भी हम पूछें। इस तरह से क्या होता है, उद्देश्य के अनुसार हम लेते हैं, सुविचारित रूप से पहले से विचार करके चुन लेते हैं। स्तरित निदर्शन में देखिए क्या होता है, ठीक है, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्तरित निदर्शन है कि कोटा निदर्शन है। तो देखिए अंतर भी मैं बता दूंगी। स्तरित निदर्शन में क्या होता है कि समग्र में से वो इकाइयाँ जो समान गुण वाली होती हैं, ठीक है, चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई समग्र है हमारा, जो कोई गाँव मान लीजिए, ले लीजिए, उस गाँव में क्या होता है कि हम कैंसर पीड़ित लोगों की
बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाँ इतने से इतने वर्ष की जो महिलाएं हैं, यानी जो यंग एज की महिलाएं हैं वो इतनी हैं कैंसर पीड़ित, वृद्ध जो महिलाएं हैं वो इतनी पीड़ित हैं, बच्चे इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, ठीक है, इतने लोग ऐसे हैं जो कैंसर से मर चुके हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बुरी कंडीशन में, इतने लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्गों में वर्गीकृत कर देंगे। फिर क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग में से नाम और चिट, उनका जो नाम है उनको हम चिट में बनाकर लिख कर किसी बर्तन में रखेंगे। फिर उसको दैव निर्देशन पद्धति के द्वारा अच्छे से हिलाने के बाद जितनी हमको इकाइयाँ लेना है उसको हम रैंडमली लेंगे, ठीक है। ये पूरी तरह से ये क्या होता है, पूरी तरह से वो होता है, निष्पक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष होकर चीज़ों को लेता है। और कोटा निदर्शन में ऐसा नहीं होता, उसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जितनी चिट लेना है उसको अपनी इच्छा अनुसार निकाल लेता है, ठीक है। तो उसमें बाउल में नहीं डाला जाता है और ना ही उसमें देव निदर्शन पद्धति का यूज़ होता है। लेकिन स्तरीकृत निदर्शन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक कैंसर पीड़ित के लेना है तो इसमें हम छोटी छोटी ढेर सारी इकाइयों में बांट लिए। उसके बाद हर इकाई का हम क्या किए, दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा चिट को बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमने बर्तन में अच्छे से हिलाया। उसके बाद उसमें से जो भी 5-10 जितने भी लेना है सबको निकाला, फिर दूसरे वाले में से लिए। फिर इस तरह से हम हर वर्ग से इकाइयों को चुनते हैं। स्तरीकृत निदर्शन जो है इसके जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं, पहला है समानुपातिक निदर्शन पद्धति, ठीक है। दूसरा है असमानुपातिक, फिर है भारयुक्त स्तरित निदर्शन, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो समानुपातिक में क्या होता है कि समग्र में जिस इकाई का जितना अनुपात है, ठीक है। मान लीजिए कोई गांव है जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे हम जब इकाइयों को चुनेंगे तो महिलाओं की संख्या को बढ़ा देंगे, ठीक है। या फिर कोई गांव है जहाँ पे वृद्ध ज़्यादा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वृद्धों की संख्या बढ़ा देंगे। तो जिस अनुपात में समग्र में जो इकाई है हम उस अनुपात में ही क्या करेंगे, चयन करेंगे। असमानुपातिक स्तरित निदर्शन में क्या होता है कि अनुपात चाहे जो हो, ठीक है, तो लेकिन हम उसको अपनी जितना हमको इकाई की ज़रूरत है उसको हम अपने हिसाब से दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा हर वर्ग से ले लेंगे, ठीक है। भारयुक्त स्तरित निदर्शन में क्या होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें तीनों आपका जो निदर्शन की पद्धति, निदर्शन के प्रकार स्तरीकृत निदर्शन के, ये आपको पता हो गया है। और देखिए निदर्शन के कुछ प्रकार है जो मैंने इसमें लिया नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं। तो उसमें पहला है बहुस्तरीय निदर्शन। इसमें क्या होता है, समग्र को पहले इकाइयों में छोटे छोटे वर्गों में बांटते हैं, फिर उन वर्गों को और भी ज़्यादा वर्गों में, जैसे मान लीजिए कोई इकाई है, इसको हमने क्या किया, 3 वर्गों में बांटा। 3 वर्गों में बांटने के बाद हम इसको और भी छोटे छोटे वर्गों में बांटते हैं, फिर इसमें भी उपवर्ग। तो ये बहुस्तरीय निदर्शन जो होता है इसमें कई वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है सुविधाजनक निदर्शन। सुविधाजनक में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता देखता है कि हमारे पास कितना धन है, कितना समय है, ठीक है, उसके हिसाब से वो सुविधा अनुसार जिस इकाई को वो ले सकता है, ठीक है, अपने बजट में, तो उसको वो लेता है, सुविधा अनुसार निदर्शन कहते हैं। फिर है तीसरा है स्वनिर्वाचित निदर्शन। स्वनिर्वाचित जो निदर्शन है उसमें अनुसंधानकर्ता अपने आप को जो है निदर्शन के रूप में चुनता है, ठीक है। तो उस ये जो है ये दूषित हो जाता है इसमें रिसर्च, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की जो व्यक्तिनिष्ठता है वो इसमें आ जाती है। फिर चौथा देखा जाए तो उसमें क्षेत्रीय निदर्शन है। इसमें पूरे क्षेत्र को चुना जाता है जिससे क्षेत्र विशेष को वरीयता दी जाती है। तो निदर्शन के इतने ही प्रकार हैं और इसमें देखिए जितने भी प्रकार आते हैं निदर्शन में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।